अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही आज डिस्कस करेंगे और इसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर को आज। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज, और सबसे पहले आगाज इसी बात से कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं आपके पास, जिनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली किस वजह से होते हैं। एक तो ये चीज, ये आपके पास आ गया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनते हैं? अगर आपको पहले, सबसे पहले इमेजिनरी, जैसे मैंने अर्ज किया था क्या होता है, तो आपको पता है कि जब आप अयोटा स्क्वायर करते हैं तो एक वैल्यू आती है जिसे -1 कहते हैं, या फिर आप ये कह दें कि जो अयोटा होता है वो -1 स्क्वायर रूट होता है, सॉरी -1 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास एक इमेजिनरी वैल्यू होती है बेसिकली। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात होती है, तो मैं यहाँ से अगर आपको ये बात बता दूं कि अयोटा रेज टू पावर, अब हमने ये चूंकि एमसीक्यूज टाइप डिस्कशंस करनी है, तो उसके लिए मुझे ये सीखना है कि अयोटा रेज टू पावर n, इसका जनरली आंसर क्या होगा। तो यकीनी तौर पे मुझे कुछ रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि ये n जो है वो नंबर 1 इवन है या ऑड है। इस तरह से उसकी डिस्कशन करनी पड़ेगी कि अगर n इवन होगा तो रिजल्ट क्या होगा, और अगर n ऑड होगा तो रिजल्ट क्या होगा। तो मैं इसके दो डिफरेंट रिजल्ट्स बना देता हूँ इवन और ऑड के लिए। लेट्स से दैट मैं कह देता हूँ कि अगर जो मेरे पास इसकी पावर है वो अयोटा रेज टू पावर 2n टाइप की है, मतलब इवन टाइप की है, तो ये इस तरह से बन सकता है कि इसको मैं लिखूंगा अयोटा रेज टू पावर 2, और उस सारे की पावर में आ जाएगा n। अब ये अयोटा स्क्वायर ऊपर हमने बताया कि इसके इक्वल है -1 के, तो ये बन जाएगा -1 रेज टू पावर n, ये आ जाएगा। अब -1 रेज टू पावर n, यहाँ इशू आ गया फिर वही कि अब ये आंसर इसका +1 है या -1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये +1 हो जाएगा इफ n इज इवन। अगर आपका यहाँ जो n है वो इवन आ जाएगा, और ये -1 हो जाएगा इफ n इज ऑड। अगर आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पे ऑड आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो अयोटा स्क्वायर रेज टू पावर n, -1 रेज टू पावर n, और उसका ये रिजल्ट बन गया। अब अगर आप इससे आगे की तरफ मूव करते हैं और इसको आप कर लेते हैं अयोटा रेज टू पावर 2n+1, एक बात कर रहे हैं हम इवन की और एक बात कर रहे हैं ऑड की। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या है, अयोटा रेज टू पावर 2n डॉट अयोटा। अब ये आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर अभी मैं टोटल सॉल्व नहीं करता, अयोटा रेज टू पावर 2n का आंसर ये देखिए आपने अभी कैलकुलेट किया है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं +-1, ये हो जाएगा, और साथ आ जाएगा अयोटा। इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका आंसर प्लस अयोटा हो सकता है जब n आपका इवन हो, और इसका आंसर माइनस अयोटा हो सकता है अगर आपका n जो है वो ऑड हो। ये बात हो गई। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये डिस्कस करने का जो मकसद है, मतलब वो ये है कि एक बात ऑब्जर्व की होगी आपने कि जब भी अयोटा की पावर में इवन नंबर आएगा ना, तो उसका आंसर हमेशा या +1 है या -1 है। और अगर अयोटा की पावर में ऑड नंबर आया करेगा तो उसका आंसर हमेशा या प्लस अयोटा है या माइनस अयोटा है। यहां तक क्लियर है बात? जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब आगे आगे एक बड़ा मजे का, ये बहुत दफा एमसीक्यूज डिफरेंट इवन टेस्टों में ये पूछा भी जा चुका है, और वो है कि अगर कोई कंजक्टिव पावर्स अयोटा की आ जाए और उसको आप प्लस कर दें। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि आपको पहले ये द सम ऑफ 4 कंजक्टिव पावर्स ऑफ अयोटा विल बिकम्स क्या होगा, ये देखिएगा, द सम ऑफ, ये एक पॉइंट के तौर पे आप इसको अगर याद रखें, द सम ऑफ 4 कंजक्टिव पावर ऑफ अयोटा। अगर 4 आपके पास कंजक्टिव पावर्स आ जाएं अयोटा की, द सम ऑफ 4 कंजक्टिव पावर्स ऑफ अयोटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0। अब देखें, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं,
क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक आ जाए आयोटा, फिर आ जाए आयोटा स्क्वायर, फिर आ जाए आयोटा क्यूब, फिर आ जाए आयोटा 4, तो आप सॉल्व करें या ना करें इसका आंसर क्या बन रहा है? 0 ही बन रहा है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। देखें ये तो आयोटा एज इट इज आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के। आयोटा क्यूब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस आयोटा के। आयोटा 4 +1 के। तो जरा आप गौर करें, आपके पास ये सारी वैल्यूज आयोटा आयोटा से 1 से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बच गया? 0 बन गया। ये तो बिल्कुल लोअर लेवल की एग्जांपल दी मैंने आपको। अब उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर मैं करके लिख दूं तो मैं ऐसे लिख दूं कि आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 0 सर। 0 ही बनेगा। अच्छा, अब मैं अगर एक इस तरह से एमसीक्यूज बना दूं, मैं ये कहूं कि इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, अगर ये जो रिजल्ट है ये आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है, तो मुझे बताइएगा आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 3, इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर भी 0 होगा क्योंकि ये है तो कंसेक्यूटिव ही ना। 0 होगा। देखें यहाँ पे पता क्या किया गया है, ये स्टेटमेंट मैंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए बीच में लिख दी कि मैं एम ही आपको कही जा रहा हूं कि अगर ये 0 है तो फिर इसका रिजल्ट बताएं। इसका रिजल्ट भी क्या है? ये तो बल्कि वही बात है, आयोटा रेज़ टू पावर 4n आपका आ रहा है और उससे अगली वैल्यू ये है, उससे अगली ये है, उससे अगली ये है, ये बात हो गई। अब जरा अभी करते हुए अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि इससे अगर हम आगे जाते हैं तो अगर क्यों ना हम एक और ट्राई करें इस तरह से, अगर हम एक और ट्राई करें इस तरह से ट्राई करें कि लेट्स से दैट, अभी मैं इसको इधर सेव कर लेता हूँ। अच्छा जी, अगर एक और ट्राई करें और हम ये ट्राई करें कि मैं अगर आपसे कहूँ कि कंजक्टिव इवन पावर्स, उसका रिजल्ट क्या होगा? कंजक्टिव इवन पावर्स, ये अभी ऐसे ही ख्याल आया कि इसको भी चेक कर ले अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ऑफ आयोटा, सम ऑफ कंजक्टिव इवन पावर ऑफ आयोटा। तो मिसाल के तौर पे आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 8, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? अच्छा, ये देखें, पहला आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। जो आयोटा 4 है ये इक्वल हो जाएगा +1 के। जो आयोटा 6 है ये इक्वल हो जाएगा -1 के। जो आयोटा 8 है ये इक्वल हो जाएगा +1 के। तो आंसर क्या आ गया? 0। 0। इसका आंसर भी आ गया 0, क्योंकि आयोटा, अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा मैंने ये अर्ज किया था कि आयोटा की पावर में जब भी इवन आएगा ना तो आंसर 1 ही आएगा, कभी +1 कभी -1। तो वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आयोटा 6 को मैंने -1 क्यों लिखा है, क्योंकि वो बनता है ना आयोटा स्क्वायर का क्यूब, तो वो आयोटा स्क्वायर आ गया -1, तो -1 का क्यूब लेंगे तो ऑब्वियसली -1 ही आंसर आएगा। ये बात होगी। ये फिर एक और रिजल्ट यहां से हमने बना लिया कि सम ऑफ consecutive even powers of iota that will goes to 0, उसका रिजल्ट भी 0 आ गया। अच्छा, यहां से फिर अगर हम ये कहें सम ऑफ consecutive 4 even power, सॉरी ऑड पावर्स, तो आपको क्या लगता है उसका जवाब क्या होना चाहिए? आयोटा प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 7, तो बच्चे ये क्या आ गया? आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा प्लस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि जब आयोटा की पावर ऑड होगी तो आंसर हमेशा आयोटा ही आएंगे, कभी प्लस कभी माइनस।
तो ये भी चारों कैंसिल होके आपका रिजल्ट क्या बन गया, 0 बन गया। सो हमने अभी तक ये सीखा कि नंबर 1 कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स आ जाएं तब भी 0, कंजक्टिव इवन नंबर्स आ जाएं तब भी 0, 4, और फिर ये बात याद रखनी है 4 नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। जी सर। कंजक्टिव ऑड नंबर्स आ जाएं तब भी 0। अभी मेरे ज़हन में ख्याल आया जब मैंने नेचुरल का जिक्र किया तो ज़हन में ख्याल आया क्यों ना हम इंटीजर्स के लिए भी ट्राई कर लें। फर्ज करो आपको एमसीक्यूज ऐसा आ गया 1 ओवर आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर आयोटा क्यूब प्लस 1 ओवर आयोटा 4, तो फिर क्या बनेगा। सो आप जरा ट्राई करें इसको, आप देखिएगा ये आ जाएगा जो 1 ओवर आयोटा है, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आता है माइनस आयोटा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही होगी कि ये माइनस आयोटा कैसे आ गया है। रैशनलाइज कर दें, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें या आयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीचे माइनस आयोटा क्योंकि -1 और ऊपर आपका 1 आ गया, ये आयोटा आ गया तो वो माइनस आयोटा हो गया। क्लियर है? जी सर। अच्छा, जो नेक्स्ट बन रहा है ना, ये एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ गया 1 ओवर -1। जो नेक्स्ट आ रहा है ये आ रहा है 1 ओवर माइनस आयोटा, और नेक्स्ट बन रहा है प्लस 1 ओवर 1। अब ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा -1, ये आंसर बनेगा प्लस आयोटा। अब देखें यहाँ पे जब 1 ओवर आयोटा था तो उसका आंसर माइनस आयोटा आया है, और अगर 1 ओवर माइनस आयोटा होगा तो उसका आंसर प्लस आयोटा आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, और आगे आ गया +1, और ये जब हमने कैंसिल किए तो रिजल्ट क्या हुआ, 0। सो यहां से ये पता चला कि रेसिप्रोकल ऑफ कंजक्टिव और कंजक्टिव पावर्स जो होती है ना, सम ऑफ 4 कंजक्टिव पावर्स, उसका रिजल्ट भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये तीनों बातों को हम इस पे लगा सकते हैं। मींस कि मैं अगर इसको इधर लेके आऊं तो मैं आपसे पूछता हूं 1 ओवर आयोटा स्क्वायर, 1 ओवर आयोटा 4, 1 ओवर आयोटा 6 और 1 ओवर आयोटा 8, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। अब 3-4 एग्जांपल्स मैंने इसलिए कर दी कि अब आप बिला झिझक कहो कि उसका आंसर 0 आएगा। अब आपने उसको प्रूव कर लिया हर तरह से। इसी तरह 1 ओवर आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा क्यूब प्लस 1 ओवर आयोटा 5 प्लस 1 ओवर आयोटा 7, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, 0। तो इस तरह से ये जितनी भी वैल्यूज आपके पास बन रही हैं इस तरह की पावर्स के साथ, वो रिजल्ट आपको 0 ही देंगी। लो जी, ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया अयोटा की पावर्स को लेके। अब इससे आगे की तरफ मूव करते हैं और अगली बात पे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा नेक्स्ट आपसे एक छोटा सा सवाल, और वो सवाल ये है कि एक उसको रिमार्क समझ लें या एक कॉन्सेप्ट कह दें। वो ये है कि अगर लिखा हो मेरे पास -√a क्रॉस -√b, तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और दोनों वैल्यूज एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे, या फिर पहले नेगेटिव की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है और उससे एक नया एलिमेंट बनाएंगे। क्या ख्याल है आपका? सर हम पहले नेगेटिव वाले को करेंगे और उसको आयोटा में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो हम शाबाश। इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट दिस इनटू आयोटा। ठीक हो गया? इसका जो रिजल्ट है वो है स्क्वायर रूट दिस इनटू आयोटा। क्लियर हो गया? अब देखें इससे ये आ जाएगा a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट और साथ आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा a b स्क्वायर रूट और साथ माइनस का साइन आ गया। अब देखिए अगर हम वो करते, ये आपका जो है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन है, ये आप सही पाथ पे गए। अदरवाइज अभी क्या होता कि अगर हम ये भी सोचते, हालांकि आम रूटीन में ये बात को गलत तो नहीं है कि आप दो वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लें,
तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाना था कि माइनस ए क्रॉस माइनस बी जब करते तो ये क्या हो जाता प्लस ए बी, जबकि हमारे पास तो आंसर इसका आ ही कुछ और रहा है। तो ये रॉन्ग वे है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर पहले स्क्वायर रूट के अंदर के मामला तो ठीक करें, बाद में उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से सिलसिला चलेगा। सो ये रिजल्ट आ गया और अब इससे आगे की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपके पास a प्लस आयोटा b, a उसका रियल पार्ट है और b उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इस तरह से। अब इसमें कॉन्जुगेट का एक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और कुछ चीजें बना के आपको बताता हूँ कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये जो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैं आपको उस अंदाज में नहीं बताना चाह रहा कि जी उसका साइन बदल दें, a प्लस आयोटा बी है तो a माइनस आयोटा बी कर दें, नो डाउट उसका साइन बदलना है आपने, बट मेरे मुताबिक ये है कि कॉन्जुगेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे, अभी बताता हूं आपको। इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिफ्लेक्शन होती है। कैसे ये रिफ्लेक्शन होती है, आप ये क्या करें, ये आपने बनाया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जिसको आपको पता है आप a कॉमा b भी लिख सकते हैं। और जब ऑर्डर पेयर में वैल्यूज लिखी हुई है तो इससे मुराद है कि पहली वैल्यू x एक्सिस पे होती है और दूसरी ये जो y एक्सिस पे है। तो ये कहीं यहाँ पॉइंट बन गया जिसको आपने इस तरह से ज्वाइन किया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कुछ इस तरह से बन रहा है। ये इधर से इसका पाथ बन जाएगा ओरिजिन से। अच्छा जी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना a कॉमा b। मैंने कहा conjugate means that the reflection of that complex number, तो वो आप मुझे बताएं, अगर मैं z कॉन्जुगेट करता हूं तो आंसर आ गया a माइनस आयोटा b, मतलब z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a कॉमा माइनस b। अब जब एब्सिसा पॉजिटिव हो और ऑर्डिनेट आपका नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ इसके बिल्कुल नीचे आ रहा है। अब उसमें a तो चेंज नहीं हुआ, देखें a इसमें भी प्लस a ही था, a इसमें भी प्लस a ही है, तो a की वैल्यू तो यहीं पे ही लाई कर रही है। ठीक हो गया, a की वैल्यू में तो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। तो मैंने कहा जी a तो यहीं पे ही लाई कर रहा है, b इधर आ गया, जितना ये है उतना नेगेटिव में नीचे आ जाए, ये मेरे पास माइनस b आ गया। सो ये पॉइंट को यहाँ पे बन रहा है और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। लो जी, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ, इसका मॉड बनाएंगे, तो अब आपको फील हो रहा है कि जो ब्लैक में ऊपर है एग्जैक्टली उसका रिफ्लेक्शन, जैसे आप ये कह लें कि आप पानी के करीब खड़े हुए हैं तो आपका नीचे अक्स पड़ रहा है, तो सेम ये नीचे उसी का रिफ्लेक्शन आ गया है। इसी को कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट मींस दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये बात? जी सर। इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ये है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में प्लस कर दें तो आंसर क्या आता है, 2 टाइम रियल ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जाहिर सी बात है, इफेक्ट तो सिर्फ कॉन्जुगेट का इमेजिनरी वैल्यू पे होता है। अब देखें ना, अगर आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, तो जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सॉरी 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये तो हो गया कैंसल, आंसर आ गया 4, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम रियल ऑफ z, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो ये देखे ना 4 आया, तो वो 2 टाइम, इसका रियल है 2, तो 2 टाइम रियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ये बात इस तरह से पूछी जाती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देके वो आपसे ये कह देगा कि इसको इसके कॉन्जुगेट में प्लस करें
तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसका जो आंसर है वो रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा। तो आपने इन दोनों में से टिक करना है। ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा, रियल आंसर बनेगा। अच्छा जी, इससे आगे मूव करते हैं और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अच्छा, अगर आपके पास इसकी सब्ट्रैक्शन पे बात हो कि z माइनस z कॉन्जुगेट, तो फिर आंसर आता है 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी ऑफ z, 2 टाइम इमेजिनरी ऑफ z। अब वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपने ये नहीं कहना कि 6 अयोटा 6 2 टाइम 3 आंसर आ रहा है इसका, तो इमेजिनरी तो मैं साथ लिख रहा हूँ ना यहाँ पे कि वो इमेजिनरी ऑफ दैट आएगा, तो 2 टाइम इमेजिनरी ऑफ z आंसर आ जाएगा। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, ये सारी बातें हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये उसका जो मॉड होता है ना, उसका स्क्वायर आंसर बन जाता है। इस चीज को मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये तो आप लेफ्ट साइड तो आप खुद सॉल्व करेंगे। मॉड क्या होता है, ये आपको यहाँ से ये जो लाइन नजर आ रही है ना, ओरिजिन से लेके उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक, इस लाइन को, इस डिस्टेंस को मॉडुलस कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं मॉडुलस को डिफाइन करूँ ना, मॉडुलस को, तो मॉडुलस क्या है, मॉडुलस आपके पास होता है the distance between origin and the complex number। ओरिजिन और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो डिस्टेंस जो है वो मॉडुलस कहलाता है। आप देखें, इसी में फर्ज करें, देख लेते हैं। मेरे पास ये ओरिजिन क्या है, 0 0, और ये पॉइंट क्या है, ए बी। तो आपको 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप देखें, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसमें जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x2 आपका है ये a माइनस 0 स्क्वायर प्लस b माइनस 0 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस चीज को हम z मॉड कहते हैं, और z मॉड जब हम फाइंड करते हैं तो आम अल्फाज में हम ये कहते हैं, जब उसका फॉर्मूला बनाते हैं तो हम ये कहते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जरा आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर में गौर करें, a किसका स्क्वायर था, रियल पार्ट का स्क्वायर, और b किसका स्क्वायर था, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मैंने ये अर्ज किया कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा उसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, आंसर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि ये देखें, z क्या है, a प्लस अयोटा b, z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस अयोटा b। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा a स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। जब आप a स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो योटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ये बन रहा है विदाउट स्क्वायर रूट, तो मैंने उसका स्क्वायर ले लिया, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा जी, इसके बाद इससे आगे चलते हैं। जी जी सर, ये जो 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में आयोटा को इंक्लूड नहीं करेंगे ना? नहीं, इसमें देखिए, वो तो हम पहले से ये बात बताई जा रहे हैं कि इमेजिनरी है, वो 2 टाइम इमेजिनरी आएगा, मतलब 2 टाइम 3, जैसे ये बात है ना, 2 टाइम 3 आंसर आ रहा है उसका z माइनस z, तो वो ऑटोमेटिकली अयोटा आंसर जब आना है ना, तो उसके साथ अयोटा आना है। बस जैसे मैंने पहले कहा, आपको कल के लेक्चर में बताया था कि 6 इज नॉट एन इमेजिनरी, वो कोई कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर नहीं है। 6 इज द इमेजिनरी पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट जरूर है, यानी कि जो प्लस करने से जो अयोटा के साथ जो भी वैल्यू आ रही है वो खुद इमेजिनरी नहीं है, वो इमेजिनरी पार्ट है। ज्यादा खुद तो आपको पता है, डेफिनेशन में हमने उसको लिखा भी रियल ही है कि ये दोनों रियल है। अच्छा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं अब हम। ठीक हो गया जी, आगे अब इससे नेक्स्ट हम जो रिजल्ट
में जाते हैं, छोटी छोटी बातें ये आपको पता है। मैं बस इसके डबल कॉन्जुगेट लें तो रिजल्ट क्या आता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और उसका फिर कॉन्जुगेट ले लें तो वो ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। जो आपका ओरिजिनल नंबर था दोबारा से वही नंबर बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें चूंकि वो, अच्छा जी, अब इससे आगे मूव करता हूँ मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूँ। अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, चले ये एंड पे जाके बताऊंगा, अगर एडिशन ऑफ रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई, वैसे हमारी बुक में ऐसा कुछ सवाल नहीं है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, अगर आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा। इससे पहले मैं आपको पहले समझाता हूँ कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। अच्छा, फॉर्म्स में पोलर फॉर्म पे मैं आता हूँ। एक तो पोलर फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक बेसिकली होती है कार्टेशियन फॉर्म। अब ये जो कार्टेशियन फॉर्म होती है, इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं x प्लस अयोटा y। ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये कार्टेशियन फॉर्म है, x प्लस अयोटा y। ये आप देखते हैं ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं ये गौर कीजिएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y। जब मैं उसको इधर रिप्रेजेंट करूंगा ना तो ये x है यहाँ तक और लेट्स से दैट ये y है यहाँ तक, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास यहाँ पे x कॉमा y पड़ा हुआ था, तो उस पे जाने का ये पाथ है, एक x और y, या फिर y और फिर इधर से x, ये पाथ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाने का। आपको लग रहा है कि कोई और पाथ भी बन सकता है इस पॉइंट तक पहुंचने का ओरिजिन से? यस सर। वो ये पाथ बन रहा है डायरेक्ट ओरिजिन से इसके दरमियान। ठीक हो गया? इस फॉर्म में लिखने को पोलर फॉर्म कहते हैं। ये जो आप एक रास्ता बनाते हैं ना ओरिजिन से डायरेक्ट उस नंबर तक का, तो वो पोलर फॉर्म हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप देखें, जब तक ये एंगल ना पता हो आप इस नंबर तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है। आपका एंगल फर्ज करें ये 30 डिग्री है और आपने 29 डिग्री कर दिया, तो इसका मतलब आप उस नंबर से थोड़ा नीचे रह गए हैं। फर्ज करें एंगल 30, आपने 31 कर दिया, तो इसका मतलब आप उस नंबर से थोड़ा ऊपर चले गए, उस नंबर पे नहीं जा रहे। तो इसका मतलब है सबसे पहले एग्जैक्ट एंगल का पता होना चाहिए। ठीक हो गया? जी सर। दूसरी बात है ये रेडियस, जिसको एक्चुअली मॉड ऑफ जेड कहा जाता है, उसका जो डिस्टेंस होता है। अगर ये डिस्टेंस कम हुआ तो हम इस पॉइंट से पहले ही कहीं गिर जाएंगे, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो हम उस पॉइंट से आगे चले जाएंगे। इसका मतलब है अगर आप इसी पॉइंट तक सफर करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वो डिस्टेंस चाहिए, ये वाला जो हमारे पास मॉडुलस बन रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया? जी। अच्छा, ये जो रिलेशन है फिर पोलर से, सॉरी, कार्टेशियन से पोलर में बदलने वाला, इसमें हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। आप देखें ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर आप वो यूज करते हैं बेस ओवर हाइप, अगर आप बेस ओवर हाइप करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, cos थीटा। तो बेस इज इक्वल्स टू हाइप इनटू cos थीटा। तो अब यहाँ पे आपकी बेस क्या है, वो x है, और हाइप आपका यहाँ पे क्या है, r है, तो दैट इज cos थीटा। इस सेंस में मैं ये कह रहा हूँ कि x किसके इक्वल हो गया, r cos। और सिमिलरली y क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। sin थीटा। ये y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज दोनों उठा के इसमें पुट कर देनी है, तो इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। सो द पोलर फॉर्म इज, इसकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा। तो ये r कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। इसको इन शॉर्ट r CIS थीटा भी लिख देते हैं। C stands for cos, I stands for iota, S stands for theta. But remember that
यहाँ पे साइन प्लस का होना चाहिए, आर सिज थीटा भी लिखा जा सकता है। अब एक बात का यहाँ मसला आ गया, और वो क्या है, ये हमने फाइंड तो कर लिया, लेकिन हमें आर और थीटा की वैल्यू को भी तो कैलकुलेट करना है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, अगर पहले इधर से मैं आपको फॉर्मूला डिजाइन करके दे देता हूं, इन दो इक्वेशन से आर अगर आपने फाइंड करना हो, जाहिर है हमने यहाँ पुटिंग किया तो यहीं से वैल्यूज बाकी भी आएंगी, तो क्या करना पड़ेगा सर हम दोनों को स्क्वायर लेकर उनको ऐड कर देंगे जी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आप इसको स्क्वायर करके प्लस कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या पहले लिख लेते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू 1 is equals to x square plus y square. So r is equals to x square plus y square और square root, ये आ गया। मैं अब इसको लिखने लगा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ये कहीं इसी के इक्वल नहीं है, z मॉड के इक्वल। यस सर। लिहाजा हम क्या करेंगे कि जब भी r फाइंड करना होगा ना तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लिया करेंगे, ठीक हो गया। जब भी r फाइंड करना होगा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लिया करेंगे। इसके बाद अब रहेगी बात थीटा की। अब आपने क्या करना है, r साइन थीटा को r कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। ये मैं पहले फॉर्मूले बनवा रहा हूँ, फिर आता हूँ क्वेश्चन, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन की जाने। ये बन जाएगा y ओवर x, ये r से r कैंसल, ये आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू y ओवर x, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, जो यहाँ पे हमने खुद से सपोजिशन की थी उसके ये फॉर्मूले बन गए। सो थीटा इज इक्वल, डायरेक्शन भी कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्शन है इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेक्टर होते हैं। ये बात ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये स्केलर हैं या वेक्टर्स हैं। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डायरेक्शन होती है, देखिए ना मैंने जैसे कहा कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हमेशा एग्जैक्ट इसी लाइन पे ही चलना है। अगर ये 30 है तो 30 ना तो इससे ऊपर होना है ना इससे नीचे होना है ना इसकी डायरेक्शन बदलनी है, ऐसे ही है। तो इसलिए ये डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज हैं, तो कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ऐड कर दी जाती है वही तो क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ये वेक्टर्स कहलाते हैं। लो जी, अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके उसकी पोलर फॉर्म बनानी है, तो मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ, अच्छा जी, अब हम चलते हैं, लेट्स से दैट हम बात करते हैं कि लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। आपको पता है जो इसकी पोलर फॉर्म है ना वो कुछ ये है, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब मुझे चाहिए सिर्फ दो चीजें, एक r और दूसरी थीटा। तो क्या इसमें प्रॉब्लम बनी हुई है, हमें पता है r किसके इक्वल है, z मॉड के इक्वल है। तो हम यहां से क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 विच इज 4, सो आंसर इज 2। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। और थीटा के लिए हम करेंगे tan इनवर्स y ओवर x, इमेजिनरी ओवर रियल, तो वो आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 1। तो स्क्वायर रूट 3 tan की वैल्यू कहाँ पे होती है, 60 डिग्री, या इसको इन अदर वर्ड्स पाई बाय 3 भी बोलते हैं। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, z इज इक्वल्स टू 2 और आगे आ गया cos पाई बाय 3
प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। लो जी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने लिखा हुआ है ना, एक्चुअली वो ये लिखा हुआ है। आप देखें, अगर इसको वापस लेके जाते हैं उसी फॉर्म में, फर्ज करें आपको मैं सवाल ये दे देता हूँ और कहता हूँ इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाएं, तो क्या होगी? ऐसे भी तो एमसीक्यूज आ सकता है ना कि आपको एक पोलर फॉर्म गिवन है और उससे कार्टेशियन बनानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 cos पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 कितना होता है? स्क्वायर रूट 3/2। 2 1/2 कॉमन ले लें, बाकी कितना बच गया? 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो आप देख रहे हैं सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर बन गया जी तो ये है कार्टेशियन से पोलर और पोलर से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसी टॉपिक की, वो बताने जा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे सवाल ऐसा कर देता, आप गौर कीजिएगा जरा, सवाल ऐसा कर देता, अगर मैं सवाल ऐसा कर देता, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, अगर ये सवाल कर देता, तो आप इस क्वेश्चन के लिए अगर गौर करें तो जो r आना है ना z मॉड, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, वो तो 2 ही आ जाएगा, 2 ही आएगा ना। जी सर। इसका स्क्वायर लें -1 का +1, इसका स्क्वायर लें +3, मतलब वही 2 ही बनेगा। मसला होना है थीटा के अंदर। तो मैंने ये सवाल पता क्यों लिखा है, अभी आपको पता चलता है मैंने क्यों लिखा है। -√3 ओवर -1, तो क्या करूं? माइनस से माइनस को क्या कर दूं? आंसर। अब देखें, इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली ये सवाल लिखा। अगर मैं यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल करूंगा, नो डाउट ये प्लस बनेगा। इसका जवाब फिर क्या आएगा? 60 डिग्री, वही बनेगा ना 60 डिग्री। लेकिन अब मैं जो टेक्निकल बात आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है? वो ये है कि यहाँ x की वैल्यू क्या है? -1, y की वैल्यू क्या है? -3, यानी कि x नेगेटिव y नेगेटिव। और अगर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव हो तो आप मुझे बताएंगे क्वाड्रेंट कौन सा होता है? थर्ड। क्वाड्रेंट होता है थर्ड। इज इट पॉसिबल कि 60 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में बना हुआ हो? नो, पाई प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। अब हम पेपर में क्या कर रहे होते हैं, जब कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है, माइनस से माइनस को काट दिया, 60 वाला वहां ऑप्शन भी मौजूद होता है और हम 60 लगा भी देंगे, लेकिन आपने टेक्निकली उसको गलत कर दिया। क्योंकि 60 जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो वेक्टर्स हैं, तो आपने तो पकड़ के उसकी डायरेक्शन ही बदल दी। उसका मुंह किधर था, आपने पकड़ के 60 डिग्री की तरफ बनवा दिया उसका मुंह, तो यकीनी तौर पे गलत किया। तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे, अब ये स्टोरी साइड पे समझिएगा। हमने देखना होता है कि आपको इसका पता ही है, फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा। आप देखते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव, सेकंड है x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड है तो दोनों नेगेटिव, और फोर्थ है तो x आपका पॉजिटिव और y आपका नेगेटिव। अब हमें देखना पड़ता है ये जो सवाल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक हो गया। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा तो एज इट इज लिखते हैं थीटा, एंगल जो होता है थीटा होता है। सेकंड में जाएंगे, मैं बस इस लाइन से कंपेयर करके बताऊंगा, ज्यादा आपको उलझन में नहीं डालना। सेकंड में होगा तो आपने क्या करना है, जो भी आंसर आए में से माइनस कर दें। थर्ड में होगा तो जो भी आंसर आए उसमें पाई प्लस कर थीटा प्लस कर दें। और फोर्थ में होगा तो जो भी आंसर आए उसको 2 पाई में से माइनस कर दें। अब बताएं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट था तो आंसर ये बनता है ना पाई प्लस थीटा जी। अब आप यहां लिखें पाई प्लस। अब मुझे कोई एतराज नहीं, आप काट दें माइनस को माइनस से। क्यों? वो माइनस ने जो मैसेज देना था ना वो हमने पूरा कर लिया है। उस माइनस ने ये मैसेज दिया था हमें कि भाई मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके तीसरे क्वाड्रेंट में बैठा हुआ हूं,
हमने उसको तीसरे क्वाड्रेंट में लिख दिया हुआ है यहाँ पे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको खत्म करें आप और लिखें पाई प्लस, इसको लिखें पाई बाय 3, वही 60 डिग्री, ये बनाए 3 पाई प्लस पाई ओवर 3 मीन्स 4 पाई बाय 3। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप डिग्री में वहां पे लिखे हुए हैं तो आप यहाँ 240। 60 कर लेते तो उसके मुताबिक आ जाता। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब आपने इस तरह के जो पेपर में आने वाले सवाल है ना, वो पता क्या है, सादा सादा, ये जैसे ये सवाल है जिसकी डायरेक्ट वैल्यूज का पता होगा, ऐसे सवाल आते होते हैं। मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया ये वाला सवाल, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा -1 माइनस अयोटा, इसको बहुत ज्यादा पूछता है वो, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा है। इसका जो एंगल बनता है पाई बाई 4 बनता है, सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा है और इसको करना बहुत आसान है, इसलिए ये वाला सवाल स्पेशली पूछा जाता है। आप इस पर जरा अच्छा आगे इससे मूव करते हैं और आपको नेक्स्ट स्टोरी बताता हूँ इसकी, कि अगर नेक्स्ट है तो क्या है। अच्छा जी, अब मैं एंगल के ही ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। आई थिंक सो ये 6th पेज था। ये मैंने कहा सेव भी करता जाऊँ, बाद में आपको भी सेंड कर दूंगा, वो पेजेस टाइप नोट्स ही बन जाएंगे। जी सर। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गया। अब मैं अगर ये आर्गुमेंट्स की ही बात मैं कर रहा था, यानी कि एंगल्स की ही बात मैं कर रहा था, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी सर। जी, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बड़ा मजे का सवाल है, बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज डायरेक्शन, so what is the direction of 0? या इन अदर वर्ड्स मैं आपसे पूछ लूं कि 0 का आर्गुमेंट क्या होता है, और ये वर्ड आर्गुमेंट अगर टेस्ट में कहीं यूज हो तो परेशान नहीं होना, ये एंगल को कहते हैं, जी ठीक सर। हो गया। अब 0 का आर्गुमेंट क्या है वो आपसे पूछ सकता है। द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हैज द आर्गुमेंट इज, तो आपने उन चारों पांचों ऑप्शंस में से आर्गुमेंट बताना है कि 0 का क्या होता है। सो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equals to 0, that is 0 plus 0 iota। फाइंड करके मुझे बताएं कि थीटा क्या आएगा। सर ये तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना। 0/0, तो 0/0 और कोई लिमिटिंग केस तो है नहीं ये। तो यहाँ पे 0 का जो आप कहेंगे वो नॉट डिफाइंड है, वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये देखिए मैंने कह दिया नॉट डिफाइंड। आप मुझे बताएं नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। 0। ये 7th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक डॉट होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन से मुराद है जिधर मर्जी मुंह उठा के बना दें, तो हर डायरेक्शन में ये एग्जिस्ट करता होगा। इसलिए 0 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पता है 0 कहाँ पे लाई करेगा, एग्जैक्टली ओरिजिन और पे ही, उसने तो कहीं आगे पीछे जाना ही नहीं है। तो ओरिजिन के ऊपर एग्जैक्ट वो मौजूद होगा, वहीं पे सबकी डायरेक्शन उसकी तरफ और उसकी डायरेक्शन सबकी तरफ। तो ये एक तो इसका जो एंगल है वो डिफाइंड नहीं है। उसके बाद अब जो मैं आगे आपको बात करने जा रहा हूं वो ये आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 0 अयोटा, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिर्फ एक्चुअली जो रियल नंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे देखे ना मैंने जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या कर दिया है, 0। 0 कर दिया है। तो ये वो वाला सीन आ गया जो मैंने कहा था एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी तो सर। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो ये मैंने उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये लगा दिया। इसका मुझे बताएंगे कि आर्गुमेंट यानी कि थीटा क्या होगा। सर इसका 0। 0, अच्छा इसका 0 होगा।
अगर इससे रिलेटेड आप कह रही हैं 0 होगा, मैं अगर आपसे कहूं कि -2 + 0 अयोटा का एंगल क्या होगा? तब भी 0 ही होगा। 0 एंगल कब बनेगा? जब डायरेक्शन ये होगी। और ये जो -2 है, क्या ये इस डायरेक्शन में होता है? नहीं। तो फिर इसका डायरेक्शन ये बन गई। और इस लाइन के ऊपर इस तरफ कौन सा एंगल होता है? 180। 180। लिहाजा मैं इसका आर्गुमेंट क्या बनाने जा रहा हूं? इसका एंगल 0 होगा अगर x पॉजिटिव हो, इसका एंगल पाई होगा अगर x नेगेटिव हो। बात समझ आ गई? जी सर। ये ये हमने उसको जनरलाइज कर दिया ना। अब x कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 4 -1 2 -2 -3 4 समथिंग जो भी आए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आर्गुमेंट ऑफ 0 + अयोटा y क्या होगा? 0 + अयोटा y सेम, ये भी डबल आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो सकता सकता है। है। एंगल होगा π/2, 90 डिग्री। अगर y पॉजिटिव हो, एंगल होगा 2π/2 अगर y नेगेटिव हो। क्लियर हो गई बात? जी सर। लो जी, इस तरह आप इसके आर्गुमेंट्स के ऊपर ये बात कर सकते हैं। आज हम आर्गुमेंट्स पे ही क्लोज करेंगे, सिर्फ एक बात रह जाएगी, एक या दो, वो कल पे हम लेके जाएंगे। तो मैं आर्गुमेंट पे अभी कुछ बातें और करता हूँ, कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स है वो डिस्कस करता हूँ आपसे। अगर आपसे कोई पूछे ना, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 ये प्रूफ करने हो तो आप खुद से कर सकते हो, प्रूफ करने हो तो आप खुद से कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, उनका एंगल क्या बनता है? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एंगल को प्लस करके। अब देखें, अगर आपको मैं ये कहता हूं ना, अगर आपको मैं ये कहता हूं कि इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 is equals to 60 degree, आर्गुमेंट ऑफ Z2 is equals to 30 degree, और मैं आपसे पूछ लूं कि देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, ये एमसीक्यूज बन सकता है। नहीं। अब बजाय से हम सोची जाएं कि वो अक्सर बच्चे तो मल्टीप्लाई ही कर देंगे, तो बेसिकली ये आपने क्या करना है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आपका दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर होगी बात? जी सर। अब बस आज की आखिरी बात, आज की आखिरी बात, और वो ये कि अगर मैं पूछूं आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z, अब ये आपने बताना है, तो माइनस कर दें। इससे शाबाश। अब हमने क्या करना है, θ1 - θ2, इसी के ऊपर ही मैं आपसे पूछता हूं कि फिर आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री, शाबाश। तो ये इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम इस क्लास को तो करते हैं आज क्लोज। अभी तक की डिस्कशन में क्या आपको यूजुअल आप पढ़ते हैं एक जो मैथमेटिक्स आपका क्लास 1 में फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा, उसमें और इसमें आपको कोई डिफरेंस मतलब फील हो रहा है कि ये कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी आप कर रही हैं बहुत कुछ फर्क डिफरेंस? महसूस हो रहा है। बहुत फर्क महसूस हो रहा है। वहां पे पता क्या होता है, वहां पे होता यही है कि आप देखें, अगर इन सारी बातों को देखें तो क्वेश्चन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी बुक में, मैं जब तैयारी करवा रहा हूँ तो मैं आपको वो सारी बातें छोड़ रहा हूँ जो थोड़ी हायर लेवल की जा रही हैं। जो जो बातें आपकी बुक में है ना, उसकी ही टेक्निक्स बता रहा हूँ सिर्फ, कि ये टेक्निकल पॉइंट्स है, इसको आपको इस तरह से जज करना है। अब एंगल्स हमने फाइंड करने हैं ऐसे, मैं आपसे फर्ज करें, मैं आपसे पूछता हूँ अयोटा का एंगल बताएं, बताओ बोला जल्दी से। ये बात मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है, अयोटा का एंगल बताओ। अयोटा का एंगल होगा π/2। π/2, शाबाश। आपने क्या किया, अयोटा का कोफिशिएंट देखा, वो क्या था 1, ये वाला रूल लग रहा है, ये वाला
यस सर। ठीक हो गया, वो था 1। और 1 एक पॉजिटिव नंबर है, और जब वो पॉजिटिव होगा, रियल उसमें है नहीं, रियल 0 है वो, तो एंगल क्या आ जाएगा, पाई/2। तो मतलब हमने बजाय इसके कि फाइंड करने की तरफ जाएं, डायरेक्ट ट्रिक्स हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें, और वीडियो आपने मेरे साथ जरूर शेयर कर देनी है। और ये नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ, ये जो पेजेस बने। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी सर प्रोग्राम इसी चैनल पे कल कितने बजे मुलाकात होगी भला? कल का आपको टाइम बताया हुआ है मैंने 3:30 बजे। 3:30, क्योंकि मैंने वो पहले बात कर ली थी उनसे, क्योंकि मैं अभी 5 बजे से बैठा हुआ हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। और वही अभी मुझे ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादती हो रही है अपने गले के साथ। तो मैं अब जो है वाकई ज्यादती हो रही है कि 5 बजे से 9:30 हो गए और 4.5 घंटे बगैर ब्रेक लिए कंटिन्यूसली बोली जा रहा हूँ, और रोज ऐसा होता है। तो आजकल मैं कहीं कहीं बाहर एकेडमी में जाके नहीं पढ़ाता, घर में बस ऑनलाइन ही। तो लेकिन ये ज्यादा मुश्किल टास्क होता जा रहा है कि कंटिन्यूसली बोलना है। एकेडमीज में होता है थोड़ा बहुत, फिर भी बंदा गैप ले लेता है, लेकिन ये यहाँ गैप नहीं है। एनीवेज, आप मुझे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मैं ये नोट्स भी आपको भेज देता हूँ। कल इंशाल्लाह 3:30 बजे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह सर हाफिज। टेस्ट जो है वो कल होगा ना? कल इंशाल्लाह टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। वो बेशक मैं बाद में भेज दूंगा, आप उस पे पहले क्लास पढ़ लेना और रात को टेस्ट कर लेना। ठीक है, सही है सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये खत्म कर देना, अब आपके पास ही होस्टिंग है। ठीक है सर।